हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों या पादपों या जंतुओं का संरक्षण। तो अभी तक संरक्षण के बारे में हमने क्या समझा है यहाँ पे कि जो संरक्षण है वो क्या होता है और संरक्षण को क्यों किया जा रहा है। तो इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आप देखें तो अभी तक आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया है, आपने डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो उससे पहले हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आपके प्लैनेट पे, यहाँ पे जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि बहुत वैरायटी यहाँ पर हमारे पास आती है, ठीक है। अब हमने कहा ये जो वैरायटी है, ये जो हमने कहा ये जो आपके पास विविधता देखने को आपको मिल रही है, ये संकट में पड़ सकती है। उसका एक रीजन हमने कहा है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन क्यों कराया जाता है, पहला ये हमने देखा है। क्या रीजन है डिफॉरेस्टेशन के, हमने ये देखा है कि रीजन हमारे पास आप इस प्रकार से क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे और चार्ट में बताएंगे कि क्या रीजन है यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन के। अब हमने आगे बात की है यहाँ पे कि डिफॉरेस्टेशन जब होता है, वनों की कटाई होती है, तो क्या उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ सूखा या डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण जैसी जो प्रॉब्लम है वो आती है। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कंजर्वेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। और सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पे स्पीशीज की। स्पीशीज क्या होती है, हमने कहा स्पीशीज जो होती है वो एक ग्रुप होता है, एक या दो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक ग्रुप हो, एक समुदाय होता है। इस ग्रुप में असंख्य जीव यहाँ पर होते हैं, चाहे हम प्लांट्स के एस्पेक्ट में बात करें या हम एनिमल के एस्पेक्ट में बात करें। हमने कहा यहाँ पे असंख्य जीव होते हैं और वो जो जीव हैं वो कुछ कैरेक्टर को शेयर करते हैं, जैसे कि 3 कैरेक्टर हमने लिखे हैं। हमने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप कहते हैं शारीरिक संगठन। क्या कहेंगे इसे, शारीरिक संगठन। की शारीरिक संगठन जो है, जो यहाँ पे बनावट है या जो बॉडी पार्ट्स हैं या जो बॉडी है वो सबकी एक जैसी होगी। एक स्पीशीज में जो जीव आएंगे, हम एग्जांपल ह्यूमंस का अगर लेके चले तो आपने कहा ह्यूमंस का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है सबका सेम होगा, ठीक है। अगर कोई आपको असामान्यता दिखती है, कोई अलग दिखता है, इट मीन्स कि वहाँ पे कोई क्या एबनॉर्मलिटी है या कोई यहाँ पे क्या हो गया है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रही है, असामान्यता देखने को मिल रही है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। दूसरा हमने क्या बोला है, पोषण। यानी कि एक जो स्पीशीज है उसमें आने वाले जो जीव हैं, सेम स्पीशीज या सेम प्रजाति के जो जीव होते हैं या जो पादप होते हैं, उनकी फूड हैबिट सबकी एक जैसी होती है। वो खाना क्या खाएंगे, यानी कि वो फूड क्या इंटेक करते हैं और कैसे इंटेक करते हैं, ठीक है। यानी या फिर वो अपनी जो एनर्जी है, एनर्जी सोर्स क्या होगा, फूड होगा। तो अपनी एनर्जी सोर्स, उनका एनर्जी सोर्स क्या है और आप एनर्जी सोर्स को किस प्रकार से वो क्या करते हैं, यहाँ पे गेन करते हैं। पोषण का तरीका इनमें एक जैसा होता है। तीसरी जो बात हमने कही थी, हमने कहा था प्रजनन। हमने कहा था कि एक ही स्पीशीज के जो जीव हैं उनके बीच में प्रजनन होता है, और जब प्रजनन होता है तो जो संतति होती है वो कैसे होती है, फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब है कि वो संतति भी मेच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद अपनी संतति उत्पन्न करने में क्या होती है, सक्षम होती है, केपेबल होती है। अगर यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज के बीच में प्रजनन होता है तो आपने कहा वहां पर प्रजनन हो गया है, ठीक है, संतति भी हो गई है, लेकिन वो जो संतति है वो फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, स्पीशीज के बारे में यहाँ पे बात की थी और स्पीशीज के बारे में समझा था। और कंजर्वेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमने क्या बोला है कंजर्वेशन में, हमने कहा इट कैन बी, यानी कि कंजर्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि संरक्षण को प्रजातियों, यानी कि जो स्पीशीज हम कह रहे हैं उन्हें हम प्रजाति कहते हैं, किनकी प्रजाति, पौधे की प्रजाति, और जो जीव हैं, जो जीव जंतु हैं, यानी कि जो जंतु हैं यहाँ पे उनकी प्रजाति की जो विविधता है। अब ऐसा नहीं कि स्पीशीज एक ही होती है,
बहुत सारी स्पीशीज होती है। हम अगर जंतुओं की बात करें या हम पादपों की बात करें, या प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था जो आप आम खाते हैं वो सब आम एक जैसे नहीं होते, अलग अलग वैरायटी होती है उनकी, ठीक है, वो सेम स्पीशीज में आ रहे हैं लेकिन वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। आपने कहा जो गेहूं है उसकी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम प्लांट्स में बोले तो प्लांट्स में सिर्फ एक स्पीशीज नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स हैं और उनकी स्पीशीज आप पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम जंतुओं की बात करें तो आप अलग अलग स्पीशीज पढ़ते हैं। आप मनुष्य को पढ़ते हैं, ह्यूमंस को आप पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, एप्स को पढ़ते हैं। आप यहाँ पे फिशेस को पढ़ते हैं। आप यहाँ पर जो अर्थ्रोपोडा होता है उसे पढ़ते हैं। ये आपके फाइलम के नाम है, फाइलम के अंदर आपके क्या आते हैं यहाँ पे स्पीशीज आएंगे। तो आप कीटों को पढ़ते हैं यहाँ पर। आप आपने का जो अर्थवॉर्म है उन्हें पढ़ते हैं। एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें आप पढ़ेंगे। तो बहुत सारी स्पीशीज है, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज जो होती हैं उनकी सुरक्षा और उनका जो रख रखाव होता है, इनके उनका जो प्रोटेक्शन होता है और उनके जो मेंटेनेंस है, मेंटेनिंग जो प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, संरक्षण या कंजर्वेशन कहते हैं। तो बेसिकली संरक्षण क्या है कि जो जीव हैं अभी, जिनका अस्तित्व अभी अर्थ पे है, उनका अस्तित्व बना रहे और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो भी प्रोसेस होती है, जो भी कदम उठाए जाते हैं या जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो भी रूल्स यहाँ पे निकाले जाते हैं, वो किस लिए हैं, संरक्षण के लिए, ताकि वो बने रहें, उनका अस्तित्व बना रहे, ठीक है, यानी कि वो समाप्त ना हो पूरी तरीके से, या और अच्छी खासी जो उनकी संख्या है वो यहाँ पे बनी रहे। जैसे सेम टाइगर के केस में भी है कि जब हम बात करते हैं 90s की, अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या है, लगातार जो टाइगर है उनका जो नंबर है वो घटता चला जा रहा था और एक टाइम पे बहुत कम संख्या में जो टाइगर थे वो बचे हुए थे। उसके बाद कुछ पॉलिसीज निकाली गई, कुछ रूल्स निकाले गए जिससे कि टाइगर का जो नंबर है वो बढ़ाया जा सके और टाइगर जो है उन्हें बचाया जा सके। तो इसी को हम संरक्षण यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। आगे जाकर के ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने कहा कंजर्वेशन इंक्लूड्स द प्रोटेक्शन ऑफ अ स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड restoring habitat, preventing deforestation and enhancing ecosystem। क्या होता है संरक्षण में? संरक्षण में प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना है कि ये समाप्त ना हो। उसके लिए हमने कहा कि आवासों को बहाल करना है, यानी कि उनके हैबिटाट को, सबसे पहले क्या, हैबिटाट को बचाए रखना। जो हमने डिफॉरेस्टेशन क्या पढ़ा था, जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो हम तो सिर्फ जंगलों को काट रहे हैं, लेकिन जो जीव जंतु जंगलों में रहते हैं उनका जो आवास है वो समाप्त हो चुका है। अब आवास समाप्त हो चुका है तो उन्हें ना तो आवास मिला, ना ही उन्हें भोजन मिलेगा, ना ही उन्हें फूड मिलेगा। एक फूड चेन आप पढ़ते हैं और पूरा जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में एक प्रॉपर फूड चेन चल रही होगी जो कि डिस्टर्ब वहां पर हो जाएगी। अब क्योंकि फूड चेन डिस्टर्ब हो गई तो ना तो उन्हें खाना मिला, ना रहने की जगह मिली, तो धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो उनके आवास को क्या करना है, यहाँ पर आपने कहा रिस्टोरिंग हैबिटाट, इनके आवास को बचा के रखना, उनके आवास को रिस्टोर करना। तो सबसे पहले क्या होता है, आवासों को संरक्षित किया जा रहा है, वनों की कटाई को रोक करके और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा, यानी कि इकोसिस्टम को और ज्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है जिससे कि क्या हो, इनकी संख्या में कमी ना आए, ठीक है। दोनों के लिए है ये चीज, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब हमें सीखना ये है, ठीक है, इतनी बातों में समझ में आ गई है कि संरक्षण करना है, संरक्षण के लिए वनों की कटाई नहीं करनी है, लेकिन आपने कहा कि उनके हैबिटाट को आप संरक्षित कैसे रखेंगे, उसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है यहाँ पर, किसकी, संरक्षण की, ठीक है। आपने कहा टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इज द डिफॉरेस्टेशन। आपने कहा कि आज मानव जाति के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा वनों की कटाई, क्योंकि अगर ये जो जीव जंतु या ये जो पादप समाप्त होते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो खतरा है ये मनुष्य जाति पे भी आ जाएगा, ठीक है। एक बार कंजर्वेशन की डेफिनेशन आप पढ़िए, उसके बाद हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो बना है वो दो शब्द से मिलकर के बना होता है। बायो का मतलब होता है लिविंग या जीव, ठीक है। बायो का सिंपल सा मतलब होता है लाइफ से, यानी कि जीव से, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, ठीक है, वैरायटी या विविधता। तो हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जीवों में विविधता या आपने कहा जैव विविधता,
ठीक है, क्या कहेंगे इसे हम? जैव विविधता कहेंगे या जीवों में विविधता कहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने ये इमेज पहले भी देखी हुई है और सिंपल सी चीज़ है कि हमें क्या बताया जा रहा है कि जीवों में बहुत आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जब आप बात करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और आपके पास क्लासिफिकेशन का टॉपिक आएगा, उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, पादपों की बात करते हैं, तो आपके पास अलग अलग ग्रुप आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम डिवीजन कहते हैं। जिसमें आपने बात की है जैसे कि थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा का मतलब होता है, जिसमें एग्जाम्पल हम लिखते हैं एल्गी। एग्जाम्पल क्या है? एल्गी या शैवाल या काई। जैसे कि रेनी सीजन में जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है वहां पर आप एल्गी देखते हैं, शैवाल देखते हैं। तो आपने कहा कि ये आता है थैलोफाइटा के अंदर। इसमें हम ऐसे प्लांट्स को देखते हैं जिनमें रूट्स नहीं बनी है, लीफ नहीं बनी है, स्टेम नहीं बना है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर एक थैलस जैसा यहाँ पर होता है। एक्वेटिक होते हैं यहाँ पे, यानी कि जलीय होते हैं। और आपने कहा कि इनमें टिश्यू नहीं है, यहाँ पर अभी ऑर्गन भी नहीं है तो टिश्यू कैसे आएगा? तो आपने कहा कि यहाँ पे अभी क्या है, जो पार्ट्स हैं, जो प्लांट के जो पार्ट्स है वो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड ग्रुप हमारे पास आता है ब्रायोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट में भी ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे इस प्रकार से कुछ इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा रेनी सीजन में छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं जो आपको दिखाई देती हैं, इन्हें हम ब्रायोफाइट कहते हैं। यहाँ पर भी टिश्यू नहीं आए हैं अभी तक, ये बहुत छोटे होते हैं और जो मॉइस्चर वाला एरिया होता है वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ब्रायोफाइट होते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइडोफाइट्स के बारे में। टाइडोफाइट्स में जो आपने इस प्रकार से देखा होगा, इस प्रकार के पौधे होते हैं टाइडोफाइट। यहाँ पे देखें, ये टेरिडोफाइट्स इस प्रकार के जो प्लांट्स आते हैं जिन्हें हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट या अपुष्पीय पौधे भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं हमारे पास, यहाँ पर क्या होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं उनकी लीफ, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर ये पेड़ होगा, लेकिन वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं इस प्रकार से, और उनकी कुछ इस प्रकार की लीफ होती है, ठीक है। छायादार जो एरिया होते हैं उनमें वो पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने बात की है यहाँ पे फर्न और मॉसेस की, ठीक है। तो ये हमने टेरिडोफाइट्स देखे हैं। अब टेरिडोफाइट्स में क्या है, आपने कहा यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि टिश्यू आ गए हैं, ऊतक आ गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। फिर आपके पास आते हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आपने कहा कि यहाँ पर ही और ज्यादा डेवलप हो गए हैं, इनकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो बहुत ज्यादा है। और एंजियोस्पर्म है। तो जैसे जैसे आप जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में आएंगे वैसे वैसे अब यहाँ पे क्या हो गया है, आपने कहा फूल और बीज भी बनने लग गए हैं। इससे पहले टाइडोफाइट्स में आपने कहा आपको फ्लावर नहीं मिल रहे थे, जैसे जैसे आप आ रहे हैं अब आपको फ्लावर, सीड इस प्रकार से दिख रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही, प्लांट्स में ये इतनी वैरायटी है। अब ऐसा नहीं कि एल्गी सिर्फ एक प्रकार की होती है। थैलोफाइटा में हमने बोला एक ग्रुप है जिसमें एल्गी, एल्गी एक प्रकार की नहीं होते हैं। एल्गी को अगर आप डिवाइड करेंगे तो रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है और ग्रीन एल्गी है। अब तीन टाइप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्गी को डिवाइड करते हैं, रेड में, ब्राउन में, ग्रीन में, ठीक है। अब क्या होता है, जो रेड एल्गी है, ऐसा नहीं कि रेड एल्गी सिर्फ एक है, रेड एल्गी में भी आपको वैरायटी मिलेंगी, ब्राउन एल्गी में भी आपको वैरायटी मिलेंगी, और ग्रीन एल्गी में भी आपको क्या मिलेंगी? वैरायटी मिलेंगी। सेम और सारे ग्रुप्स के साथ भी है। तो हमने बोला कि प्लांट्स की मेनली हमने 1 2 3 4 5 5 ग्रुप देखे हैं। उनमें एल्गी में हमने क्या देखे हैं? 3 प्रकार की एल्गी देखी है। अब इनके भी क्या है, आपने कहा अलग अलग ग्रुप है, तो आप समझ पा रहे हैं कि कितनी वैरायटी होगी प्लांट्स में। जैसा एल्गी में है वैसे ब्रायोफाइट, टाइटोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में भी है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि कितनी वैरायटी है। ऐसा नहीं कि प्लांट्स एक प्रकार के होते हैं, प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी होती है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं और इतनी वैरायटी है। सेम चीज आप बात करते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में जो फाइलम शुरू होते हैं वो होते हैं पॉलीफेरा से और कॉर्डेटा था। बीच में आपके बहुत सारे फाइलम आएंगे जिसमें जलीय जीव, जिनमें एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय तक आएंगे। इनमें आपके क्या आते हैं? जलीय जीव आते हैं। इनमें आपके जो यहाँ पर आपने कहा जो पैरासाइट भी इनमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि जो कृमि होते हैं, ठीक है, जैसे अर्थवर्म हो गए हैं। जैसे अर्थ्रोपोडा में हम बात करेंगे, जैसे आपके जितने भी जो कीट होते हैं वो हो गए हैं। मोलस्का आपके पास आता है, ठीक है, जैसे जो स्नेल्स वगैरह आपके पास आते हैं।
फिर आपने कहा कि फिशेस आपके पास आती हैं, यहाँ पे फिशेस के अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो आपने बात की है यहाँ पे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें, चलिए, तो जैसे हमने प्लांट्स पे बात की है वैसे हम एनिमल्स की भी बात करें, ठीक है। तो इतनी चीजें तो हमें समझ में आ गई है कि क्या है, हमारे अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स हमारे पास आते हैं। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सिंपल से अगर मैं बात करूँ डाइवर्सिटी की, विविधता की, तो डाइवर्सिटी किसी भी चीज के लिए हो सकती है। वो नॉन लिविंग थिंग के लिए हो सकती है, वो लिविंग जो थिंग्स है उनके लिए हो सकती है। लेकिन अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात कर रही हूँ, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, प्लांट्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बहुत वैरायटी होती है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो क्या आपने पढ़ा, आपने कहा द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवित जीवों में जो विविधता होती है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पादप है, जंतु है और जो जीव होते हैं, इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसे हम जैव विविधता कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर हम ये कहें कि बायोडाइवर्सिटी को हम क्या कह सकते हैं, वास्ट डाइवर्सिटी या वास्ट लाइफ हम कह सकते हैं अर्थ पे, ठीक है। एनी लिविंग थिंग इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड ह्यूमंस इज इंक्लूड इन द टर्म बायोडाइवर्सिटी। आपने कहा कोई भी जो जीव होता है उसमें बैक्टीरिया आ सकता है, उसमें कोई जीव आ सकता है, उसमें मनुष्य आ सकते हैं, उसमें पादप आ सकता है, ये सारे इंक्लूड होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। तो चलिए एक बार आप बायोडाइवर्सिटी को रीड करके उसकी डेफिनेशन को लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं फ्लोरा और फौना। कुछ शब्द हमारे पास आते हैं जैसे फ्लोरा एंड फौना। अब आप समझते हैं कि फ्लोरा जो शब्द है वो कहाँ से आपका बन रहा है, फ्लावर से आपका बन रहा है, ठीक है। और फ्लावर का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड है। तो क्योंकि अब हम बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं, अब हमें क्या करना है, जो वर्ड्स है उन्हें एनालाइज करना है। जैसे कोई भी आपके पास शब्द आता है, कोई नया शब्द है, एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। जबरदस्ती किसी का मतलब नहीं निकालना है, आपको ये देखना है कि रिलेटिव जो वर्ड है या रिलेटिव जो मीनिंग है वो आपको देखनी है। तो यहाँ पर फ्लोरा का जो मतलब है वो फ्लावर से ही है, बिल्कुल सही हम यहाँ पे गैस कर रहे हैं। और फौना जो है वो एनिमल से होगा, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना एक्चुअली में हम यूज करते हैं, फ्लोरा हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए और फौना हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। तो अगर मैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के बदले फ्लोरा एंड फौना बोलूँ तो आपको समझ जाना है कि हम प्लांट्स और एनिमल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम डिफाइन करें तो आपने कहा सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो किसी विशिष्ट स्थान पे रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। दे मे नॉट एग्जिस्ट नेचुरली इन अदर लोकेशंस। आपने कहा ये नेचुरली किसी दूसरी इन्वायरमेंट में या किसी दूसरे स्थान पे नहीं उगते हैं। हाँ ये हो सकता है, जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, कोई पेड़ है। अब जैसे हम आम का ही एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा कि आम के पेड़ हर जगह होते हैं? नहीं, हर जगह नहीं होते हैं। कहीं पे आपने देखेंगे कोई गांव ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत सारे खूब सारे आम होते हैं, कोई गांव ऐसा होगा जिसमें आम का एक भी पेड़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे पौधे होते हैं। अब आम का ऐसा है कि ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट या फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर जगह में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा वो आपको नेचुरली कहीं नहीं मिलेंगे। नेचुरली वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है कि हो सकता है कि किसी प्लांट को आपने कहीं उगाया है और आपने वैसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है जैसा उसके नेचुरल हैबिटेट या प्राकृतिक आवास में है। अब नेचुरल हैबिटेट का मतलब आप समझते हैं, आवास होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एक क्या है, आपने कहा एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क का मतलब वो पार्क नहीं जहाँ घूमने जाते हैं, नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं। नेशनल पार्क आपने कहा बहुत बड़े, बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं। हमने कहा इस पार्क के इस एरिया में कोई एक प्लांट होता है, हो सकता है यहाँ पर उसे जितना टेम्परेचर चाहिए, हो सकता है कि ऐसा होगा कि उसे जितना टेम्परेचर चाहिए, जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, जितनी यहाँ पे सनलाइट चाहिए होती है, जितनी यहाँ पे रेन चाहिए होती है, और जिस टाइप की उसे सॉइल चाहिए, ये सारी कंडीशन यहाँ पे पाई जाती हैं। अब ये पौधे यहीं पे ग्रो होगा, ये इसके इस स्थान के अलावा ये कहीं और ग्रो नहीं करते, जैसे कि कुछ और जो स्थान होते हैं वो वहाँ पे ग्रो नहीं करता है। लेकिन आपने क्या किया है, आपने इस एरिया में ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी है जिसका
टेम्परेचर भी यहाँ के बराबर था, जिसमें ह्यूमिडिटी भी यहाँ के बराबर थी, जिसकी मिट्टी आपने यहाँ से लेकर के यहाँ डाल दी है, मिट्टी वहाँ पे सेम टाइप की आपने डाल दी है। आपने कहा कि वहाँ पर जो सनलाइट है वो उतनी ही सनलाइट वहाँ पे पड़ रही है, जो यहाँ पे रेन है वो आप उतना ही पानी उसे वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपने इस पौधे को आर्टिफिशियली यहाँ पे ग्रो करा लिया है। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से आपने वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, और अब ये जो पौधा है वो यहाँ पे ग्रो हो पा रहा है। लेकिन कब? जब आपने क्रिएट किया है। नेचुरली होने का मतलब है कि ये स्वाभाविक रूप से, जैसे पौधे क्या होते हैं कि एक पेड़ यहाँ पर है, इसके बीज इधर उधर उड़ जाते हैं और जहां जहां उड़ते हैं वहां वहां उसके पौधे बन जाते हैं। ये होता है नेचुरली ग्रो करना या नेचुरली वहाँ पे किसी पौधे का उगना। आपने ऐसा नहीं किया है, आपने सेम जो कंडीशन यहाँ पे थी वो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट की है और तब जाके ये जो प्लांट है वो यहाँ पे ग्रो हो पाया है, अदरवाइज ये कहीं और ग्रो नहीं होता है। ऐसे पौधे या ऐसे जंतु जो किन्हीं स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर जगह पे ही रहते हैं और वही उनका हैबिटाट होता है, अपने नेचुरल हैबिटाट के अलावा कहीं और वो नेचुरली नहीं रह सकते हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को हम फ्लोरा और फौना कहते हैं। तो पढ़ ले, आपने कहा the plants that grow naturally in a specific area referred to as the flora of that area। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है टीक, जामुन, फर्न यानी कि साल, मैंगो एंड अर्जुन आर द फ्लोरा ऑफ अ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार पढ़िए। आपने कहा कुछ पौधे और जो जानवर होते हैं वो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, वे अन्य स्थानों पर स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं होते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। अब इस लाइन को समझिए कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों को उस क्षेत्र का फ्लोरा या उस क्षेत्र की वनस्पति कहा जाता है। तो फ्लोरा क्या है? जो किसी विशिष्ट स्थान पे होती है, उसके अलावा कहीं और वो नहीं पाई जा सकती है, उसे हम फ्लोरा कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि सागौन है, जामुन है, फर्न है, साल है, आम, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये पाए जाते हैं अर्जुन है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की वनस्पति है। अब ये क्या है? अभी के लिए इतना समझिए कि ये एक आपके पास एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारी वेजिटेशन पाई जाती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल आपके ये आते हैं। ये पाए जाते हैं एमपी में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब वहां पर जैसे सागुन है, फर्न है, साल है, आम है और अर्जुन है, ये उनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ है? यहाँ पर है। इसका नाम है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उस स्थान का, उस भूभाग का नाम क्या है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब आप सोचेंगे आम तो हम और जगह के भी खाते हैं, वो जो आम यहाँ पे उगता होगा वो क्या होगा? यहाँ का आपने कहा वो उस स्थान पे विशेष रूप से उगता होगा, वो जो वेराइटी है वो अलग वहां पर होती होगी, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या है? इसकी वनस्पतियां हैं जो जिनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है? यहाँ पे पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। सेम चीज फौना के साथ भी है, फौना में कुछ अलग नहीं है। आपने कहा द एनिमल्स दैट लिव नेचुरली इन अ स्पेसिफिक एरिया आर रेफर टू एज अ फौना दैट एरिया। Thus, flora and fauna refer to the plants and animals that grow naturally in that region। चीता है, वोल्फ है, लेओपार्ड है, चिंकारा है, ब्लू बल है, बार्किंग डियर है एंड वाइल्ड डॉग आर द एग्जांपल्स ऑफ अ फौना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब हमने क्या बात की? हमने कहा जो जीव या जो जानवर किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से रहते हैं उन्हें उस क्षेत्र का क्या कहा जाता है? फौना कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपने कहा वनस्पति और जीव जंतु उन पौधे और जीवों को संदर्भित करता है जो उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जैसे कि चीता है या भेड़िया, तेंदुआ है या चिंकारा है, नीला बैल है या भौंकने वाला हिरण है या जंगली कुत्ता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के क्या है आपके पास? उदाहरण आते हैं, ठीक है। तो फ्लोरा और फौना जो शब्द है उनका मतलब आपको समझना है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो एक बार आप लोग रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।